हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कपिंद्र सिंह और आज हम अपना फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि इसका नाम है कि रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन में अपन जो है 11th क्लास का चैप्टर है और 11th क्लास के चैप्टर का सारा वेटेज जो है इसमें क्वेश्चंस आते हैं, थ्योरी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको IIT, JEE, नीट या फिर एम्स इसमें और CSIR नेट वगैरह में भी देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है ये काइनेमेटिक्स के अंदर आता है, गतिकी के अंदर आता है। इस काइनेमेटिक्स के चैप्टर में से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स, बहुत सारी थ्योरी, बहुत सारे कंसेप्ट कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन एग्ज़ाम के कंसेप्ट को क्लियर करते हुए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाले समस्त नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, इसके लिए आप प्रेस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए, आज अपना पहला चैप्टर जो कि 11th क्लास का चैप्टर है, इसको अपन बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। जैसा कि दोस्तों कुछ सोर्सेज उपलब्ध नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से आपको जो है मैं आपके सामने खड़ा होकर वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, तो इसके लिए आपसे बहुत बहुत माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आज पहला लेक्चर इसी रूप में होगा और आप प्लीज़ अपने आप को कोऑपरेट करके इसी तरह से पढ़ने की थोड़ी कोशिश करें। इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक, तो रेक्टिलिनियर मोशन आज हम पहला जो चैप्टर है, जो 11th क्लास का चैप्टर होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। देखो दोस्तों, ये जो संपूर्ण चैप्टर होगा, इस चैप्टर में आपको दो चीज़ बताई जाएंगी। पहला आपको थ्योरी बताई जाएगी, पहला मैं आपको थ्योरी सिखाऊंगा, उसके साथ साथ ही मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसके द्वारा आपके थ्योरी के साथ साथ ही आपका न्यूमेरिकल पार्ट भी कंप्लीट होता रहे और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और आपको मेरी दी हुई मेल ID पर उनको फॉरवर्ड करना है और मैं उनका आंसर आपको चेक करके बता दूंगा, जिससे आप आसानी से श्योर हो सकते हैं और आपका जो है उससे टेस्ट हो जाएगा कि आप कितना % कर पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप इसी प्रकार से पढ़ाई करेंगे। तो चलिए, आज जो अपना चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है एक विमीय गति। इसको हिंदी में एक विमीय गति क्यों बोलते हैं, इसका भी एक कारण है। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि एक फिजिक्स का चैप्टर, इसको स्टार्ट करने से पहले अपन सबसे पहले फिजिक्स के बारे में ही देख लेते हैं कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स क्या होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, फिजिक्स मतलब फिजिकल, एक तरह से फिजिकल मूवमेंट लाइक दैट, अर्थात जो भौतिकी इसको हिंदी में बोलते हैं। और भौतिकी का जो सीधा संबंध होता है वो होता है पर्यावरण से या वातावरण से, तो इस पर्यावरण या वातावरण में हो रही समस्त घटनाओं का जो अध्ययन है उसको थ्योरेटिकल रूप में एवं उसको मैथमेटिकल रूप में जिस विषय के अंदर किया जाता है उसको हम भौतिकी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, ये तो हो गई फिजिक्स की फंडामेंटल डेफिनेशन। तो इसको जो है आगे अपन बात करेंगे फिजिक्स और होती क्या है, लेकिन फिजिक्स के बारे में हमें जानना नहीं है। इसका इतना ही सीखना है कि फिजिक्स बस इतनी सी इसकी परिभाषा होती है और फिजिक्स के अंदर ये पढ़ाया जाता है। तो फिजिक्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो जैसे फिजिक्स के जो पार्ट हैं, पहले अपन बात करें फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो पार्ट है, एक इसमें काइनेमेटिक्स वाला पार्ट आता है, इसको हिंदी में यांत्रिकी बोलते हैं या फिर गतिकी बोल सकते हैं इसको, या फिर दूसरे मेथड से मैकेनिक्स भी इसको लिख सकते हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स का एक पार्ट है। इलेक्ट्रॉनिक्स भी इसके अंदर ही, फिजिक्स के अंदर ही आती है। इसको भी मैं बताऊंगा कि इनके अंदर क्या क्या पढ़ाया जाता है, किस किस से संबंधित होती हैं। जैसे ये जो यूनिट है किस किस से संबंधित होती हैं फिजिक्स में। एक मैथमेटिकल फिजिक्स होता है, मैथमेटिकल फिजिक्स भी होता है जिसमें संपूर्ण टर्मिनोलॉजी, जितने भी टर्म्स हैं फिजिक्स के, उनको एक मैथ के फॉर्मूले, मैथ से रिलेटेड करके उसको इस मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ाया जाता है। कुछ ऑप्टिक्स होता है, एक ऑप्टिक्स का भाग होता है फिजिक्स में, जिसमें प्रकाश से संबंधित, ये किससे संबंधित होता है, प्रकाश से संबंधित समस्त घटनाओं का अध्ययन जिस फिजिक्स के अंदर किया जाता है उसको अपन ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही क्वांटम यांत्रिकी होती है, क्वांटम मैकेनिक्स या
क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। तो क्वांटम फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण, इन सभी कणों के बारे में नॉलेज ली जाती है। इनको अपन बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी। ठीक है दोस्तों, तो ये होती है क्वांटम यांत्रिकी। तो क्वांटम यांत्रिकी और एस्ट्रोफिजिक्स की कुछ ऐसे ही बहुत सारी और भी शाखाएं हैं, लेकिन हमें इन शाखाओं के बारे में ना जानकर के आज हमें हमारा चैप्टर स्टार्ट करना है, जिसका नाम है एक विमीय गति। तो एक विमीय गति जो है वो होती क्या है? एक विमीय गति, या फिर इसको दूसरे भाग में बोल सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन जैसा ही नाम से स्पष्ट है, रेक्टिलिनियर। या फिर इसको बोल सकते हैं दूसरा सरल रेखीय गति, क्योंकि एक विमा में हो रही है तो सरल रेखा में भी होगी। जब एक विमीय गति है तो सरल रेखीय गति भी होगी। ठीक है, तो इसकी जो परिभाषा है वो कैसी होगी? अब देखिए, सुनिए मेरी बात, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करें। हालांकि इतना टफ नहीं है, लेकिन आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा अगर ऐसे कुछ बात करके। तो देखो, जो एक विमीय गति होती है वो एक ही विमा में होती है। नाम से स्पष्ट है कि ऐसी कणी, ऐसी गति जो एक ही विमा में हो। तो इसको कैसे बोल सकते हैं कि मान लो कोई कण यहाँ है, ठीक है, कोई कण है, ये कण है, ये कण यहाँ से और यहाँ चला गया, और ये कैसा चला गया? बिल्कुल सीधी रेखा में जा रहा है, मतलब ये इसके सीधी रेखा में जा रहा है, अर्थात ये इसकी एक विमीय गति हुई। ऐसी गति जो किसी कण की एक ही विमा में हो या फिर एक ही सरल रेखा में होने वाली गति, उसकी कैसी गति कहलाती है? एक विमीय गति कहलाती है। इसमें होता क्या है कि देखो, जब ये आगे जा रहा है तो इसका एक डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका एक अक्ष हमेशा चेंज हो रहा है, लेकिन इसका दूसरा निर्देशांक जिसको y और तीसरा निर्देशांक z, तो x, y और z, इसका या तो इसका जब ये जब x अक्ष पे गति करेगा तो इसका x निर्देशांक बार बार चेंज होगा, y और z सेम रहेंगे। जब ये y दिशा में गति करेगा तो z और x सेम रहेंगे और इसका y निर्देशांक चेंज होगा, और जब z दिशा में गति करेगा तो इसके y और x सेम होंगे और इसका z निर्देशांक चेंज होगा। इसका मतलब ऐसा, इसको अपन दूसरी परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि ऐसी गति इसका तो एक ही निर्देशांक परिवर्तित होता हो समय के साथ, उसको अपन बोलते हैं एक विमीय गति। तो एक विमीय गति का जो है ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन है। तो फंडामेंटल डेफिनेशन क्या हो गया? तो फंडामेंटल डेफिनेशन हो गया कि एक ही दिशा में होने वाली गति, एक ही दिशा में किसी कण की होने वाली गति, किसी कण की होने वाली गति, उसको क्या बोलते हैं अपन? रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो रेक्टिलिनियर मोशन में देखो, मान लीजिए अपन अब हम बात करते हैं, जब एक ही दिशा में गति होगी तो इसका क्या होगा? विस्थापन होगा, दूरी होगी, चाल होगी, समय भी लगेगा। जब ये इधर जा रहा है, मान लो t बराबर 0 पे, ऐसा समझ लेते हैं, इधर समझ लेते हैं दोबारा से कि t बराबर 0 पे, ये x बराबर 0 पे, मान लीजिए इसका x अक्ष चेंज हो रहा है, y और z को हम सेम मान रहे हैं, तो x बराबर 0 पे इसका t बराबर 0 पे, x बराबर 0 पे ये कण ये उपस्थित है, लेकिन समय t बाद, यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में कितना समय लगा? t समय। उसका जो पोजीशन हो जाती है वो x हो जाती है, समझ रहे हैं? वो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? x हो जाती है। तो इसमें कुछ टर्म है, इस चैप्टर में कुछ टर्म हैं जो कि गति से संबंधित हैं, उन टर्म के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दूरी, कुछ परिभाषाएं हैं उनके बारे में बात करेंगे, दूरी। दूसरा बात करेंगे चाल, तीसरा बात करेंगे विस्थापन। ये कुछ टर्म हैं, टर्म के बारे में बात करेंगे। और विस्थापन के बाद बात करेंगे वेग, वेग के बाद बात करेंगे त्वरण, किसी कण का त्वरण क्या होता है, और इसके बाद और इसके प्रकार भी होते हैं, इनके टाइप भी होते हैं, तो उनके बारे में बात करेंगे कि कई प्रकार होते हैं त्वरण। और उसके बाद बात करेंगे हम किसी कण पर एक दिशीय बल, एक दिशीय बल। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है संपूर्ण गति। तो सबसे पहले बात करते हैं दूरी के बारे में। तो दूरी क्या होती है? दूरी क्या होती है? मान लीजिए कोई कण है, यहाँ से यहाँ गया, और या मान लीजिए दूसरा कोई कण है बी, ये मान लीजिए पहला कण है, ये कोई दूसरा कण है। आज हम इधर देख लेते हैं पहले नए पन्ने पर, जिससे क्या है कि थोड़ा सा आसानी से और भी समझने में आसानी होगी। तो अपन बात करते हैं जैसे सबसे पहले दूरी की। तो दूरी मान लीजिए कोई कण ए,
कोई कण ए और यहाँ से होके और यहाँ पहुँच गया बिंदु बी पे। ये कण ए पॉइंट बी पे जाके पहुँच गया। इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में x बराबर 0 से x बराबर x पहुँचने में कितना टाइम लगा, t टाइम लगा। तो यहाँ से अंतिम बिंदु से प्रारंभिक बिंदु के बीच की जो दूरी है, इसका मतलब इसके पथ की लंबाई। ठीक है, और एक इसमें मान लीजिए ऐसा कोई कण है ए, एक कण है बी, ऐसे घूम घाम के, हाँ तो ये कण जो है ए है, ये इस बिंदु पर ऐसे घूम के ऐसे घूम के ऐसे घूम के यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो इसके जो कुल पथ की लंबाई होगी, अर्थात जो कुल पथ की लंबाई होती है किसी कण के कुल तय किए गए पथ की लंबाई, तय किए गए पथ की लंबाई, उसी को क्या बोलते हैं हम, दूरी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई दूरी की ये छोटी सी परिभाषा। इसको एस या एक्स से व्यक्त किया जाता है। इसको दूरी को एस से व्यक्त कर दो या फिर एस से व्यक्त कर दो। दूसरा जो टर्म आता है उसको बोलते हैं हम विस्थापन। ठीक है दोस्तों, विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, किसी कण का अंतिम बिंदु, किसी कण की अंतिम स्थिति, किसी कण की अंतिम स्थिति व प्रारंभिक स्थिति के बीच का अंतर, प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, बीच की दूरी को कण का विस्थापन कहते हैं, कण का विस्थापन कहते हैं। तो देखिए एक चीज़ और देख लीजिए कि दूरी जो होती है ये एक अदिश राशि होती है। एक ऐसी राशि होती है ये अदिश राशि दिशा पर निर्भर नहीं करती, चाहे कहीं भी जाए अपन को घूम, तो अपन को लास्ट में फाइनल आना उसी पॉइंट पे, तो दूरी अदिश राशि होती है। ठीक है, और विस्थापन जो है ये एक सदिश राशि होती है। जब सदिश राशि होती है तो इसकी दिशा भी होगी, तो विस्थापन हमेशा कैसा होता है, दिशिक। तो विस्थापन एक दिशिक राशि है, दिशिक या सदिश राशि कहलाती है, सदिश राशि होती। ठीक है, चलिए आज हम अब देखो सुनो, जैसे ए बिंदु पे कोई कण है, पी कोई कण है जो बिंदु ए पे है और ऐसे यहाँ तक बी तक चला गया। इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि ए कोई बिंदु है, उस पर कोई कण पी है, वो बिंदु बी तक चला गया। तो इसकी जो पोजीशन है, मान लो T1 यहाँ पे T0 पर बराबर 0 पे x1 बिंदु पे था, या फिर मान लीजिए x0 बिंदु पे था, समझ रहे हैं, x2 बिंदु पे था। तो उस समय t बराबर t डैश पे कहाँ पहुँच जाता है, वो x2 बिंदु पहुँच जाता है। तो इसका जो विस्थापन होगा, तो विस्थापन क्या होगा, विस्थापन क्या होगा, x2 माइनस x1 और किधर, x दिशा में। ठीक है, तो ऐसे अपन बात, ऐसे जो है हम देख सकते हैं कि विस्थापन कैसा होता है, हमेशा सदिश राशि होती है और विस्थापन के लिए हमें हमेशा दस दिशा की जरूरत होती है। तो विस्थापन इसका x दिशा में होगा, और विस्थापन x दिशा में होगा तो विस्थापन एक कैसी राशि हो गई, सदिश राशि, अर्थात ये एक सदिश राशि जो कि दिशा पे निर्भर होती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन विस्थापन के बाद एक नया टर्म आता है, इसको बोलते हैं चाल। विस्थापन के बाद जो है कुछ टर्म आती है नई, उसको बोलते हैं चाल। तो चाल क्या होती है, चाल जो होती है इकाई समय में तय की गई दूरी। तो इकाई समय में तय की गई जो दूरी होती है उसी को क्या बोलते हैं, वस्तु की चाल बोलते हैं। हाँ, एक संबंध हो रहा है, चाल को शुरू करने से पहले बताएं कि विस्थापन जो होता है दूरी के या तो छोटा होता है या दूरी के बराबर हो सकता है, लेकिन दूरी से ज़्यादा विस्थापन नहीं हो सकता। तो दूरी जो है विस्थापन से या तो बड़ी होती है या फिर विस्थापन से बराबर हो सकती है, कभी भी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो विस्थापन इससे ज़्यादा कभी नहीं, विस्थापन बड़ा नहीं हो सकता, किससे, हमेशा कभी भी दूरी से। तो विस्थापन जो है दूरी से कभी बड़ा नहीं हो सकता है। ठीक है, ये इसके बीच में जो है संबंध है एक छोटा सा। तो अब हम बात करते हैं चाल के बारे में। तो चाल क्या होती है, चाल होती है दूरी बटे समय, चाल होती है दूरी बटे समय। माना कोई कण ए पे
माना कोई कण है जो बिंदु ए पर उपस्थित है t बराबर 0 और ये कुछ समय पश्चात बिंदु बी पे x बराबर x2 पे पहुंच जाता है, t बराबर t1 पे यहाँ है x1 पे, x बराबर x1 पे, t बराबर t1 पे है और x बराबर x2 पे ये t बराबर t डैश समय में पहुंच जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसको आने में लगा कितना समय लगेगा, t2 माइनस t1। यहाँ से यहाँ तक इसको दूरी कितनी होगी, x2 माइनस x1। इस दूरी के बीच में से पहली वाली दूरी घटा देंगे तो इसकी टोटल दूरी आ जाएगी। तो हम चाल जो है इसको तो इसकी जो चाल होती है स्पीड, इसको एस से व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो स्पीड जो होती है चाल, इसको हम एस से व्यक्त कर सकते हैं। तो चाल जो होती है दूरी बटे समय होती है, तो t2 माइनस t1 इसकी चाल होती है। तो दूरी बटे समय, तो कुल तय की गई दूरी, तो कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी थी, x2 माइनस x1 और उसके द्वारा जो दी हुई चाल है वो कितनी है, t2 माइनस t1। तो जो चाल होती है वो दूरी बटे समय होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसी टर्म को हम और भी हिसाब से लिख सकते हैं। अब देखो ये जो अंतिम चाल है माइनस प्रारंभिक चाल, तो चालों का दूरी अंतिम दूरी माइनस प्रारंभिक दूरी का अंतर ही तो है, और ये अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय ये भी समय का अंतर है। तो जो चाल है उसको क्या बोल सकते हैं, दूरी बटे समय, इस तरह से बोल सकते हैं, ठीक है। यदि चाल इंस्टेंटेनियस हो तो क्या होगा, मान लीजिए किसी क्षण विशेष पर किसी कोण की चाल निकालनी हो तो अपन क्या करते हैं उसके लिए क्या करते हैं, डेल्टा को डी से रिप्लेस कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इंस्टेंटेनियस आंशिक अवकलन इंस्टेंटेनियस टाइम पर किसी वस्तु में परिवर्तन को व्यक्त करता है, अल्प समय के लिए परिवर्तन को व्यक्त करता है। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और कितना हो जाएगा एस बराबर लिमिट टी टेंडिंग टू 0 लिमिट डेल्टा टी लिमिट डी टी टेंडिंग टू 0 डी एक्स अपॉन डी टी, ये हो जाएगा। या फिर इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स बटे डी टी किसी अल्प समय के लिए, क्षण विशेष पर किसी वस्तु की चाल ये होती है, ठीक है। अब जो है चाल जो है और भी तरह की होती है। चाल एक औसत चाल होती है, औसत चाल भी होती है, ठीक है। तो औसत चाल क्या होती है, देखो चाल के जो है प्रकार बता रहे हैं, ये पहले तो चाल हो गया, अब चाल के प्रकार चल रहे हैं। तो एक औसत चाल होती है। औसत चाल क्या होती है, किसी कण द्वारा मान लीजिए कोई कण यहाँ से चला ए से और t1 समय में b तक पहुँच गया, t2 समय में c तक पहुँच गया। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चाल है वो भाई कितनी रही, s1। इसकी चाल यहाँ से यहाँ तक s2 रही, समझ रहे हैं। यहाँ से यहाँ तक इसकी चाल कितनी रही, s1 रही, यहाँ से यहाँ तक इसकी चाल रही s2 और यहाँ से यहाँ तक इसकी चाल रही s3। 3 टर्म में पहुँचा और लास्ट में फाइनल वो अपने गमन बिंदु पर पहुँच गया जहाँ तक इसको जाना था, और यहाँ से यहाँ तक इसको लगने वाला जो समय था वो टोटल कितना हो गया, t3 समय लगा। तो औसत जो चाल होगी वो तीनों चालों का योग होगी, कुल चाल घटे कुल लिया गया समय, t1 प्लस t2 प्लस t3। तो इसको क्या बोलते हैं, तो बी एवरेज बराबर s1 प्लस s2 प्लस s3 बटे t1 प्लस t2 प्लस t3, या फिर s अपॉन टी। यहाँ पे मतलब अगर मैं तीनों को s1 s2 s3 को s ही मान लूँ तो ये चाल हो जाएगी। अगर मैं पूरे लिए गया t1 प्लस t2 प्लस t3 को क्या मान लूँ, t1 प्लस t2 प्लस t3 को मैं क्या मान लूँ, t मान लूँ, या फिर t1 प्लस t2 प्लस t3 को मैं t मान लूँ, और s को मैं है s1 प्लस s2 प्लस s3 के बराबर मान लूँ। तो ये s जो होगा टोटल s टोटल घटे t, तो s एवरेज, ठीक है। ये s एवरेज बराबर s टोटल बटे t टोटल, मतलब
कि टोटल लिया गया तो टोटल अल्पांशों में चाल बटे टोटल अल्पांशों का समय का योग, ये जो है औसत चाल होती है। अब जो है चाल होती है, एक चाल होती है एक समान चाल। एक समान चाल, मान लीजिए कोई कण एक ही गति के साथ परिवर्तन कर रहा हो, एक ही चाल के साथ आगे बढ़ता जा रहा हो, जिसकी चाल कभी परिवर्तित ना हो, चाल किसी बिंदु पर परिवर्तित ना हो, बिंदु पर परिवर्तित ना हो। तो एक कण की चाल अगर किसी बिंदु पर परिवर्तित नहीं होगी तो उसको अपन बोलते हैं एक समान चाल। मान लीजिए यहाँ तक उसको जाना है, यहाँ तक 5, जैसे मैंने 3-4 बिंदु मान लिए सी डी, और फाइनली उसको बिंदु ई पर जाना है। अगर वो यहाँ से चलना शुरू करता है, मान लो यहाँ तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ भी इसकी बी पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे भी 5 मीटर, सी पे भी 5 मीटर पर सेकंड है, डी पे भी 5 मीटर पर सेकंड है इसकी चाल, और इसकी यहाँ पे भी 5 मीटर प्रति सेकंड है। अगर वो चाल एक समान एक ही राशि के साथ परिवर्तित नहीं हो रही है, अर्थात उसकी जो है चाल हमेशा हर एक बिंदु पर समान हो किसी पथ पे, तो उसको हम बोलते हैं एक समान चाल। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आती है असमान चाल। असमान चाल इसका बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा। मतलब मान लीजिए कि बिंदु ए पर किसी कण की चाल 5 मीटर प्रति सेकंड थी, बी पर पहुँचते पहुँचते इसकी चाल 6 मीटर प्रति सेकंड हो गई, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इसको मान लीजिए, और देखो समय क्या है, समान है, t=1 सेकंड, t=2 सेकंड, t=3 सेकंड। तो एक ही सेकंड में उसकी चाल 1 मीटर बढ़ गई, फिर एक ही मीटर में उसकी चाल कितनी बढ़ गई, तो मान लो 7 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, तो अर्थात कोई कण अगर समान समय में समान समय अंतराल में अपनी चाल में क्या कर रहा हो, परिवर्तन कर रहा हो, या फिर अपनी उसकी चाल हमेशा की चाल क्या नहीं रह रही हो, समान नहीं रह रही हो, तो उसको हम बोलते हैं असमान चाल। ठीक है, तो ये जो है चाल के प्रकार हैं। इसी प्रकार से चाल और तो कुछ ही डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन तो अगली जो परिभाषा है वो उसके बारे में लिख सकते हैं अपन। अगली अपन परिभाषा पढ़ेंगे वेग। और हाँ, चाल भी दूरी की तरह, क्योंकि चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। हम जानते हैं कि चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कैसी है, एक अदिश राशि, और समय भी कैसा है, एक अदिश है। तो अदिश का अदिश से भाग देंगे तो क्या आएगा, अदिश आएगा। तो इसलिए चाल भी एक कैसी राशि है, अदिश राशि। अब हम बात करते हैं वेग की, मतलब वेलोसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की बात करते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन क्या होता है, किसी कण की अंतिम स्थिति, मान लो x2 है, प्रारंभिक स्थिति बटे अंतिम लिया गया समय और प्रारंभिक समय। ठीक है, ये तो अपन नॉर्मल सा फॉर्मूला है वो लिख रहे हैं। मान लीजिए कभी कण की x=x1 पे इतनी स्थिति थी, x=x2 पे स्थिति इतनी थी। ठीक है, x=x2 पे स्थिति इतनी थी, और यहाँ पे t=t1 था इसकी प्रारंभिक स्थिति में, और t=t2 पे इसकी स्थिति x=x2 हो जाती है। तो इसके द्वारा कुल इसकी वेलोसिटी जो होगी, वेग जो होगा वो कैसा होगा, अंतिम स्थिति मतलब विस्थापन बटे इसमें दिया गया कुल समय, इसकी वेग को व्यक्त करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है वेग जो है, ऐसे ही चाल जैसी थी वैसे ही चाल वेग है। और वेग एक कैसी राशि है, एक सदिश राशि है। वेग एक सदिश राशि है, इसका मतलब इसकी एक दिशा भी होगी। तो जैसे जैसे इसका मात्रा में आए तो उसको अपन लिखना पड़ेगा। जैसे ही वेग के बारे में बात करते हैं तो वेग के लिए भी हमें क्या बतानी पड़ेगी, दिशा बतानी पड़ेगी। तो चलिए इन्हीं कुछ फार्मूलाज को याद रखते हुए आज हम एक पहला न्यूमेरिकल कर लेते हैं। पहला जो न्यूमेरिकल है वो ये है कि यदि मान लीजिए ये कण है, ये इस प्रकार का है, इसकी मान लो ये 6 मीटर है, ये 8 मीटर है। कण की प्रारंभिक स्थिति ए थी और कण की प्रारंभिक स्थिति बी थी। ठीक है, इस प्रकार का न्यूमेरिकल है। इसका मुझे क्या पता करना है, एक तो दूरी पता करो, एक इसकी चाल पता करो। मान लो यहाँ से यहाँ तक इसको पहुँचने में कण और एक चीज़ और रखो, कण किस पथ से आता है, AOC पथ से आता है। कण यदि AOB पथ से आता है तो कण का यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसकी दूरी साफ पता करनी है, चाल पता करनी है, और क्या पता करना है, और क्या पता करना है, विस्थापन। तो कण का विस्थापन एवं दूरी ज्ञात और चाल ज्ञात करो। तो देखो कैसे करेंगे। इधर जो है ये इसका मान लीजिए ये 6 मीटर है, इसको मैंने मीटर में लिया है
ये 6 मीटर है, और यहाँ से यहाँ तक आने में भी इसको कितना समय लगा, t बराबर 1 सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक आने में सेकंड कितना लगा, t बराबर 1 सेकेंड। तो टोटल चाल कितनी हो जाएगी इसकी, सॉरी टोटल जो है दूरी कितनी हो जाएगी, तो दूरी कितनी हो जाएगी, कण अगर A से O आता है फिर O से B जाएगा, ऐसे ही तो आता है, कण पहले O से A आ रहा है, A से O आ रहा है, फिर O से B जा रहा है, तो A से O तक आने में उसको जो है टोटल दूरी कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 6 मीटर। और फिर O से B तक जाने में दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी, 8 मीटर। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 14 मीटर। ठीक है, ऐसे ही अपन बात करते हैं इसकी चाल की। तो चाल क्या होता है, दूरी बटे समय। तो यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितनी दूरी तय करी इसने, 14 की, 14 मीटर की दूरी तय करी, और यहाँ से और यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगाया उसने, 2 सेकेंड। मतलब दूरी बटे कुल समय, दूरी बटे समय बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि चाल जो होती है वो कैसी होती है, चाल कैसी होती है, अदिश राशि होती है, तो इसमें किसी दिशा की ज़रूरत नहीं है। तो 14/2 बराबर 7 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसका विस्थापन जो है, विस्थापन क्या होता है, अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो अंतिम स्थिति है इसकी B पे है और प्रारंभिक स्थिति A पे है, तो उसके बीच का जो है सीधा अंतर मतलब ये वाली दूरी, इसकी जो है ये वाली दूरी किससे आएगी, विस्थापन से। तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे, विस्थापन कैसे निकालेंगे इसका, तो वो पाइथागोरस में लग जाएगी। अब ये कैसा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। ये कोण 90 डिग्री है, ये इसका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, इसको लंब मानते हैं। और ये इसकी पड़ी हुई भुजा कैसी होती है, आधार होती है। तो उनको कर्ण पता करना है, तो कर्ण क्या होता है पाइथागोरस में से, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो इसका मतलब AB का बराबर √8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना 100 प्लस माइनस 10, क्योंकि एक प्लस का 10 होगा, एक माइनस का 10, क्योंकि विस्थापन एक दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए दूरी जो ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पे माइनस का 10 जो है नेगलेक्ट हो जाएगा, और जो विस्थापन आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा। और 10 क्या आएगा, मीटर, क्योंकि ये इसकी जो दी हुई भुजाएँ हैं वो किस में दी हुई है, मीटर में दी हुई है, इसलिए विस्थापन भी कितना आएगा, हमेशा इसका मीटर में ही आएगा। ठीक है, चलिए अब जो है, अब इसका देखो, हाँ एक चीज़ और याद कर लेते हैं इसी माध्यम से, इसका वेग भी ज्ञात करो, इसका वेग भी ज्ञात करें। अगर इसका वेग ज्ञात करेंगे तो वेग क्या होगा, वेग क्या होगा, वेग होगा इसका विस्थापन बटे समय। तो विस्थापन में समय का भाग देंगे, तो विस्थापन कितना आया था, 10, और लिया गया कुल समय कितना था, तो 5 मीटर प्रति सेकंड। अब ये देखो कैसे आएगा, भाई विस्थापन आ गया, ठीक है। अब देखो विस्थापन आ गया, 1 मिनट सॉरी, तो वेग क्या होता है, देखो इधर देखो, इसमें क्या होता है कि 6 मीटर ये किस में है, पाई अक्ष पे, और ये किस पे है, एक्स अक्ष पे। तो एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश, तो इसका कुल विस्थापन कितना हो जाएगा, कुल विस्थापन कितना हो जाएगा। इसको देखो इस टर्म में भी लिख सकते हैं विस्थापन को, और दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं। तो विस्थापन कितना हो जाएगा इसका, 8i कैप प्लस 6j कैप, और कुल समय कितना हो जाएगा, 2 मीटर। तो 4i कैप प्लस 3j कैप, इसका क्या हो जाएगा, वेग। ठीक है, ये इसका वेग हो जाएगा, समझ रहे हैं। इसका जब वेग हो जाएगा तो इसका वेग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि आई कैप और जे कैप एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों युग्म होते हैं। तो इसका जो परिमाण है वो इसका वेग होगा, परिमाण 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कितना 9, मतलब 25, अंडर रूट बराबर 5। देखो इसको डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि वेग जो होती है एक सदिश राशि होती है, इस वजह से इसको इसके इकाई सदस्यों में, इकाई घटकों में लिखने के साथ ही कैसा रहता है, सही रहता है। चलिए इतना आज हमारा चैप्टर आज इतना ही रखते हैं। कल से हम आपको जो है नया चैप्टर नहीं, इसका आगे का पार्ट लेके आएंगे, और आगे का पार्ट में इसके वेग से वेग, चाल, दूरी, समय, विस्थापन और इसके जो भी आज तक पढ़ा उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ साथ ही आपको कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे जो आपको सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है
हाँ, पिछले IIT, JEE, नीट वगैरह में आए हुए जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको भी सॉल्व करवाया जाएगा। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, थैंक यू।